Hello everyone, welcome to English Kyan. This is Shivashish Dash. In today's video, we shall discuss prepositions and we shall discuss some questions that are very common in most of the examinations of class 9, 10, 11 or 12, and you will also get these questions in some of the competitive exams. So without wasting any time, let's start. The first question is flour is made dash wheat. यहाँ पे हम देखेंगे एक वर्ड का flower. हम बहुत समय इसको प्रोनाउंस करते हैं flour, but it's not flour, it's flour is made dash wheat. wheat का मतलब है गेहूं और flour का मतलब है मैदा. हम सभी को पता है मैदा गेहूं से बनता है. सो यहाँ हम लोगों को एक चीज याद रखना होगा कि जब भी हमको made मिलेगा और ये मेड कोई चेंज समझाता है, मतलब हम लोग अगर देखेंगे कि कुछ चेंज होके कोई और चीज बन रहा है, तब उस समय में उस केस में मेड के साथ दो प्रीपोजिशंस यूज हो सकते हैं. इधर इट्स मेड ऑफ और इट्स मेड फ्रॉम. तो मेड ऑफ कब यूज होगा और मेड फ्रॉम कब यूज होगा? मेड ऑफ तब यूज होगा अगर इफ देयर इज एनी चेंज इन द शेप. अगर सिर्फ शेप का चेंज होता है तब होगा मेड ऑफ. दैट इज चेंज इन शेप. और अगर पूरा का पूरा चीज ही टोटली बदल जाता है, इसका कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है, इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, तब होगा मेड फ्रॉम. दैट इज मेड फ्रॉम कब यूज होगा? जब देयर इज एनी चेंज इन कैरेक्टर. जैसा अगर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे फ्लावर इज मेड डैश व्हीट. गेहूं के दाने से मैदा बनता है. जब हम गेहूं के बारे में सोचते हैं वो कैसा होता है? वो दाना होता है छोटा छोटा और मैदा पूरा पाउडर होता है. तो जब गेहूं चेंज होकर मैदा बन जाता है तो इसका सिर्फ शेप चेंज नहीं होता, ये पूरा का पूरा बदल जाता है. इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मेड फ्रॉम, ना कि मेड ऑफ. दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी फ्लावर इज मेड from wheat. So now let's move on to the second question. My birthday is dash 24th August. यहाँ हम देखेंगे एक डेफिनिट डेट के बारे में बात किया जा रहा है. सो हम सभी को शायद पता है अगर किसी डेफिनिट डेट के बारे में बात किया जाता है तो उससे पहले हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं. यस, डेफिनिट डेट हो तो इसके सामने हम प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे. सो आंसर विल बी माय बर्थडे इज ऑन 24th August. तो हमको याद रखना होगा कि अगर डेफिनिट डेट हो, डेट के साथ ऑन यूज होगा. अगर डेफिनिट मंथ हो, मंथ के साथ इन यूज होगा. डेफिनिट ईयर हो, ईयर के साथ इन यूज होगा. डेफिनिट टाइम हो, टाइम के साथ ऑन यूज होगा. डेफिनिट वीक डे हो, जैसा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सब के साथ ऑन यूज होगा. डेफिनिट टाइम ऑफ द डे, जैसा कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सब के साथ या तो इन यूज होगा या फिर एट यूज होगा. जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सभी के साथ इन यूज होता है. मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सभी के साथ इन यूज होता है. लेकिन नून, मिडनाइट, डॉन या फिर डस्क, नून, मिडनाइट, डॉन या फिर डस्क, इन सभी के साथ एट यूज होता है. सो आंसर विल बी माय बर्थडे इज ऑन 24th August. इसी रूल को फॉलो करते हुए हम थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं. द ऑफिस इज क्लोज्ड डैश द सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज. यहाँ पे हमको देखना होगा कि डैश के बाद क्या बोला जा रहा है? सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज. देखिए यहाँ पे वीक डे का बात किया जा रहा है, सैटरडे. और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है वीक का किसी डे के बारे में बात किया जाता है तो इससे पहले हम ऑन यूज करते हैं. सो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा. द ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन द सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज. आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 और 3 समझ में आया होगा. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है. What is the time dash your watch? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तुम्हारे वॉच डैश कितना बज रहा है. सो इट्स तुम्हारे वॉच के मुताबिक कितना बज रहा है ना. ये मतलब तुम्हारे वॉच के अकॉर्डिंग टू तुम्हारा वॉच क्या टाइम है.
हमें जब भी ये अकॉर्डिंग टू वाला कुछ मिलेगा हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय। सो यहाँ पे आंसर होगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, जिसका मतलब है तुम्हारे वॉच के अकॉर्डिंग क्या टाइम है या फिर तुम्हारे वॉच के मुताबिक क्या टाइम हो रहा है। सो आंसर विल बी व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम टॉलर देन यू डैश 5 इंचेस। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि मैं तुमसे टॉलर हूं, मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं डैश 5 इंचेस। ये 5 इंचेस मेरे और तुम्हारे हाइट का डिफरेंस इंडिकेट करते हैं। मतलब मैं तुमसे कितना लंबा हूं, मैं तुमसे 5 इंच लंबा हूं। जब भी हम किसी चीज का डिफरेंस समझाना चाहते हैं तब हमको बाय प्रीपोजिशन यूज करना होगा। जब भी हम किसी चीज का डिफरेंस समझाना चाहते हैं हमको क्या प्रीपोजिशन यूज करना होगा, बाय। जैसा कि आई एम लेट फॉर द क्लास बाय 10 मिनट्स। मुझे क्लास में 4 बजे आना था लेकिन मैं 4:10 को आया। सो क्लास शुरू होने का टाइम और मेरे आने का टाइम में 10 मिनट्स का गैप है और डिफरेंस है, और ये डिफरेंस में बाय से इंडिकेट करूंगा। अगर मैं कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूं, आई एम ओल्डर देन यू बाय 10 years। सो जब भी हमें कुछ डिफरेंस को इंडिकेट करना होगा हम बाय यूज करेंगे। सो यहाँ पे भी क्या होगा, आई एम टॉलर देन यू बाय 5 इंचेस। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। शी इज प्लेइंग डैश अ वायलिन। नाउ व्हाट इज अ वायलिन? वायलिन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हम सभी ने देखा होगा मोहब्बतें फिल्म में शाहरुख खान ने भी वायलिन बजाया था, शायद आप सभी को याद होगा। सो शी इज प्लेइंग डैश वायलिन। सो ये वायलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सो जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के बारे में बोला जाता है सो हम तब प्ले के साथ ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एंड इट्स इन केस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं कहता हूं कि मैं एक गिटार बजा रहा हूं, गिटार भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सो आई हैव टू से आई एम प्लेइंग ऑन ए गिटार। सो यहां पे वी हैव टू राइट शी इज प्लेइंग ऑन ए वायलिन। लेकिन अगर यहां पे ऐसा होता कि शी इज प्लेइंग डैश हर ब्रदर, यहां पे वो तो अपने ब्रदर को तो बजा नहीं सकती ना, ब्रदर थोड़ी ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सो यहां पे क्या मतलब होता कि वो अपने भाई के साथ खेल रही है। इन दैट केस हमको विथ प्रीपोजिशन यूज करना होता कि शी इज प्लेइंग विथ हर ब्रदर, मतलब अपने भाई के साथ खेल रही है। लेकिन यहाँ पे वी आर गेटिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सो हमको क्या यूज करना होगा, शी इज प्लेइंग ऑन ए वायलिन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी शुड रिलाई डैश आवर ओन एफर्ट्स। यहाँ पे यू आर गेटिंग अ वर्ड रिलाई। रिलाई का मतलब होता है डिपेंड करना, किसी और के ऊपर निर्भर करना, डिपेंड करना, दैट इज रिलाई। सो हमको याद रखना होगा कि रिलाई एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है रिलाई के साथ। वी हैव टू यूज रिलाई ऑन। ओके, कभी कभार हम अपॉन भी यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज डिपेंड ऑन और डिपेंड अपॉन। डिपेंड और रिलाई दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। सो यहां पे भी हम यूज कर सकते हैं वी शुड रिलाई ऑन आवर ओन एफर्ट्स और अपॉन आवर ओन एफर्ट्स। हमको याद रखना होगा ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है जो रिलाई और डिपेंड दोनों के साथ यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। यू मस्ट सबमिट द रिपोर्ट्स डैश 31 मार्च। यहाँ पे आप सभी को एक चीज दिखाएगा 31 मार्च। 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स यही सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे एक डेफिनिट डेट है, और जैसा कि हम लोगों ने पहले सीखा था कि डेफिनिट डेट के पहले हम ऑन यूज करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि हम अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे हमको क्या समझ में आएगा कि यू मस्ट सबमिट द रिपोर्ट्स डैश 31 मार्च। यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं इस बात का। एक मतलब ये हो सकता है कि ये बोल रहे थे तुम अपने रिपोर्ट्स को 31 मार्च को ही सबमिट करो, मतलब एग्जैक्टली उसी डेट पे सबमिट करो। अगर ऐसा मतलब होता है तो यस वी कैन यूज ऑन जस्ट लाइक वी यूज्ड हियर। लेकिन इसका एक और भी मतलब हो सकता है। क्या हो सकता है कि यू मस्ट सबमिट द रिपोर्ट्स डैश 31 मार्च, मतलब तुम्हें अपने रिपोर्ट्स को 31 मार्च के अंदर अंदर सबमिट करना होगा। 31 मार्च तुम क्रॉस नहीं कर सकते, यू हैव टू सबमिट इट
within 31st मार्च. सो जैसा कि मैंने बोल ही दिया, यू कैन ऑल्सो यूज विदिन मतलब 31st मार्च के अंदर अंदर तुम्हें सबमिट करना होगा. हमने बहुत ही टाइम ऐसा देखा होगा कि जब कोई नोटिस इशू होता है कि तुम्हें स्कूल का फीस सबमिट करना होगा या फिर तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा इस डेट के अंदर, सो तब ये वर्ड और तब ये प्रीपोजिशन यूज होता है विदिन. सो वी कैन यूज विदिन और वी कैन ऑल्सो यूज बाय 31st मार्च. बाय का भी मतलब होता है कि इस 31st मार्च के आने से पहले तुम्हें सबमिट कर लेना होगा. सो इन दिस केस वी कैन यूज थ्री प्रीपोजिशंस, इट्स ऑन, विदिन और बाय. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9. डोंट बी ब्लाइंड डैश योर सन्स फॉल्ट, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट. बहुत लोग अपने बच्चों के गलतियों को वो अनदेखा कर देते हैं. तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ केस है. डोंट बी ब्लाइंड डैश योर सन्स फॉल्ट. अगर एक आदमी ब्लाइंड है, सो हम अगर ऐसा बोल दे तो इसके दो मतलब हो सकते हैं. एक ये हो सकता है कि यस वो आदमी जेन्युइनली ब्लाइंड है, वो सच में अंधा है, वो आंखों से देख नहीं पाता है. और इसका एक और भी मीनिंग हो सकता है कि वो उसके आंखें होने के बावजूद वो अपने गलती या किसी अपनों का गलती वो देख नहीं पा रहे, तब भी वो ब्लाइंड कहलाए. सो इन दिस केस we can use two prepositions with blind. One is blind of and another one is blind to. Blind of कब यूज होगा? जब एक आदमी सच में इन रियल वो आंखों से देख नहीं पाता. अगर सच में वो अंधा है तब वो क्या होगा? ब्लाइंड ऑफ हम लोग यूज करेंगे. दैट मीन्स ही इज जेन्युइनली ब्लाइंड, वो सच में अंधा है, तब हम लोग यूज करेंगे ब्लाइंड ऑफ. सपोज वी कैन से ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, वो एक आंख से अंधा है, सचमुच ब्लाइंड है वो. लेकिन अगर किसी इंसान ने किसी गलती को अनदेखा कर दिया या कुछ देख के भी वो अनदेखा कर रहा है, अंधों की तरह बिहेव करता है, तब हम लोग यूज करेंगे ब्लाइंड टू. दैट इज ही इज इग्नोरेंट अबाउट समथिंग, वो चीजों को देख के भी नहीं देखता है, तब हम लोग यूज कर सकते हैं ब्लाइंड टू. सो इन दिस केस डोंट बी ब्लाइंड डैश योर सन्स फॉल्ट. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने सन के गलतियों को तुम अनदेखा मत करो. आंखें होने के बावजूद भी तुम अंधा मत बनो अपने सन के गलतियों के तरफ. सो यहाँ पे तो जेन्युइनली ब्लाइंड नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि वो बंदा इग्नोरेंट है अपने सन के गलतियों के तरफ. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज टू. द आंसर विल बी डोंट बी ब्लाइंड टू योर सन्स फॉल्ट. So now let's come to the last question. Shoes are made dash leather. यहाँ पे फिर से हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का रूल यहाँ पे यूज करना होगा. हम लोगों ने क्या सीखा था कि मेड के साथ हम दो प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं. वन इज ऑफ एंड अनदर वन इज फ्रॉम. हम ये दो प्रीपोजिशंस कब यूज कर सकते हैं? जब कोई चेंज होता है, जब कोई बदलाव होता है. यहाँ पे हम देखते हैं शूज आर मेड डैश लेदर, मतलब जूते बनते हैं लेदर से. सो हम लोग अगर सोचेंगे कि लेदर से जब शू बनता है तब क्या लेदर का शेप चेंज होता है या फिर लेदर पूरा का पूरा ही चेंज होके कपड़ा या कुछ और बन जाता है? सो हम सभी को समझ में आ गया होगा शायद कि लेदर से जब हम लोग शूज बनाते हैं, लेदर खुद चेंज में होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है. और हमने पहले भी सीखा था अगर शेप चेंज होता है तो हम लोग यूज करते हैं मेड ऑफ, और अगर पूरा का पूरा कैरेक्टर ही चेंज होता है तो हम लोग यूज करते हैं मेड फ्रॉम. सो हियर द आंसर विल बी मेड ऑफ, क्योंकि जब हम लोग लेदर से शू बनाते हैं, लेदर तो लेदर ही रहता है ना, सिर्फ शेप चेंज होता है. दैट्स व्हाई द आंसर इज शूज आर मेड ऑफ लेदर. सो आई होप आप सभी को ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. सो इन्हीं रूल्स पे बेस करके मैं आप लोगों के लिए कुछ टास्क दे रहा हूँ. सो लेट्स सी दिस टास्क. सो हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उन्हीं रूल्स पे बेस करके ये 10 और क्वेश्चंस है जो आप सभी को ट्राई करना होगा, और मैं इन क्वेश्चंस का आंसर मेरे अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा. सो लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चंस आर. दिस रिंग इज मेड डैश गोल्ड. वी कैन नॉट डिपेंड डैश अ लायर. शी विल कम डैश जनवरी. ही इज सीनियर टू मी डैश 5 years. They were playing dash the drum. The beggar was blind dash both eyes. The match will begin dash 7:30 p.m. He will come home dash dawn. Curd is made dash milk. Don't be blind
डैश योर ओन मिस्टेक्स। तो आप सभी को क्या करना होगा कि जो 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए उन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, रूल्स को समझिए और बेस्ड ऑन दोज रूल्स इन 10 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप मुझको इन क्वेश्चंस के आंसर को लिख के भेजिए। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो वो 10 क्वेश्चंस आप फिर से देखिए, देख के समझने का ट्राई कीजिए और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इन क्वेश्चंस का आंसर मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा और कुछ और प्रिपरेशंस हम करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश लर्न, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।